अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम के साथ मैं हूं सारा इलियास। शहरियों को रिलीफ देने के दावे दम तोड़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी बिलबिला उठे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों ने शहरियों की जिंदगियों में नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। रिपोर्ट करें रमजान बेग। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें बढ़ने से शहरियों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि पहले ही पेट्रोल महंगा था, अब मजीद महंगा करने से मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। तब्दीली तो यही है कि गरीब आदमी मर रहा है और कुछ भी नहीं है। हम तो चले तनख्वाहदार हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारा मजदूर है जिसने डेली का अपना कोई कमा के लेके जाना है वो बेचारा मर गया। जिस तरह गरीब अवाम पिस रही है, हर दूसरे दिन आप पेट्रोल बढ़ा देते। अजीब हुकूमत है। अगर जब तक छोटे लोगों के पास खुशहाली नहीं ना आएगी, ये कोई तब्दीली नहीं। ओगरा ने 11 रुपए की मंजूरी भिजवाई थी, मगर 6 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। हाई स्पीड डीजल 117 रुपए, इसी तरह मिट्टी के तेल और लाइट डीजल में भी 3-3 रुपए इजाफा किया गया है। शहरियों ने कहा कि महंगाई ने पहले ही गरीब आदमी की कमर तोड़ रखी थी और ऊपर से पेट्रोल भी मजीद महंगा हो गया। लोग पहले ही पिछे हुए हैं महंगाई में, अभी 6-7 रुपए और पेट्रोल महंगा हो गया। मजदूर बंदा क्या करेगा? 100 रुपए लीटर कर दिया इन्होंने पेट्रोल। अब तनख्वाहदार बंदे हैं, 100 रुपए लीटर में हमारा एक दिन पूरा नहीं होता। अब मुझे ये बताएं, मैं 20-25 हज़ार रुपए में सैलरी मैं महीना कहाँ से गुजारूंगा? पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 98 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की नई कीमत 80 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए ताकि गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्बास हैदर जैदी के साथ मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज लाहौर। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम ने सख्त मायूसी का इजहार किया है। कहना है उनका ये कि छोटे तबके को शदीद हद तक ये टारगेट करेगी ये जो प्राइस हाइक है, और इसकी वजह से जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। राजा उस्मान ताहिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा, अवाम तो बिलबिला उठे हैं, किस हद तक आम तबका मुतासर होगा और हुकूमत की क्या जस्टिफिकेशन है इस बारे में? जी बिल्कुल, आज हमारी मुलाकात हुई थी वज़ीर ख़ज़ाना आसिफ उमर साहब से, तो उनका तो यही कहना था कि देखें हमने तो आवाम को रिलीफ दिया है। ओगरा ने जो है वो कीमतें 11 रुपए और 91 पैसे की समरी इस्तेमाल की थी, लेकिन हमने जो आधी कीमतें बढ़ाई हैं। उनका हुकूमत तो ये मान रही है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, इन बजाय इसके कि आवाम के ऊपर पूरा का पूरा जो है बोझ जो है वो ला दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद जो इंटरनल मामलात हैं उसमें अगर गौर किया जाए तो जो हुकूमत पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है, इस वक्त पेट्रोल के ऊपर 14 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है। हाई स्पीड डीजल के ऊपर 18 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है। तो हुकूमत अगर आवाम को रिलीफ देना चाहती है तो पेट्रोलियम लेवी में कमी करके इसको सस्टेन किया जा सकता था, ये कीमतें बरकरार रखी जा सकती थी और आवाम को ये रिलीफ जो है वो पास ऑन किया जा सकता था। और दूसरी एक और वजह है, उससे भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था अगर हुकूमत वाकई संजीदा होती। तो GST है पेट्रोल के ऊपर और हाई स्पीड डीजल के ऊपर, अगर उसके ऊपर भी कमी की जाती तो आवाम को हुकूमत बिल्कुल रिलीफ देने में दे सकती थी, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर GST लिया जा रहा है वो 25% है और जो हाई स्पीड डीजल के ऊपर लिया जा रहा है वो 29% GST लिया जा रहा है। तो हुकूमत अगर संजीदा होती तो ये बिल्कुल आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। ये वही हुकूमत है जब साबिक अदवार में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होता था तो कहा जाता था कि आवाम के साथ जुल्म हो गया, तो आज वही सिचुएशन सेम की सेम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा उस्मान ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब पेट्रोल की कीमत चूंकि बढ़ी है जिसकी वजह से आवाम पर महंगाई का प्रेशर मजीद बढ़ गया है। आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है जिसकी वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। रमजान से कबल कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है आवाम ने और सख्त मायूसी का इजहार किया है। तनवीर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ऐसी के कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत वक्त की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए महंगाई का नया तोहफा। रमजान से कबल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। वफाकी हुकूमत के नए हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने बहुत बड़े दावे किए थे कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। क्या नया पाकिस्तान यही है कि हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं? कीमत पर लीटर में जो है 6 रुपये इजाफा हो गया। अब आप खुद सोचो क्या आगे क्या होगा। महंगाई का नया पहाड़ ना संभाल सकेगी आवाम। पेट्रोल की कीमतों में यकदम इजाफे ने आवाम के होश उड़ाकर रख दिए। तबाही कर रखी है पेट्रोल ने।
सब आदमी परेशान है। ये देखो इतनी महंगाई है। 6 रुपए बढ़े लेकिन पैसेंजर तो वही 10 का नोट देके उतरेगी ना। जो कमाओ पेट्रोल दे दो, अड्डा दे दो। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 11 के बजाय 6 रुपए इजाफे का फैसला कर दिया गया। डीजल की कीमत में भी 6 रुपए इजाफा कर दिया गया, जबकि मिर्ची का तेल और लाइट डीजल 3 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। इसी सारे मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कैसर बंगाली साहब ने, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त के लिए। ये बताएगा क्या वाकई हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी कि महंगाई के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम भी कर लेते जिससे आवाम को रिलीफ भी मिल जाता? देखिए 105 से 145 हो गया है, तो उस हिसाब से जो भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो तो महंगी हो जाएगी। तो पेट्रोल भी महंगा हो गया। मसला सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, मसला ये है कि डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। ये इस पे काबू पाने की जरूरत है। जब तक डॉलर महंगा होता चला जाएगा बस तमाम इम्पोर्टेड अशिया जो है वो महंगी होती चली जाएगी और अफरात ज़र में ज़ाहिर है वो हिस्सेदार है, अफरात ज़र में इजाफा होगा। और पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये कि बाकी चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि अशियाएं अगर ट्रकों में लाई जाती है तो उसका फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसके लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी हो सकती है जो कि अगर आप सजेस्ट करें एज एन इकोनॉमिस्ट, जो हुकूमत इस वक्त अपनाए और आवाम को कुछ तो रिलीफ मिल जाए? जी ज़रूर, काउंटर स्ट्रैटेजी तो ज़रूर होनी चाहिए। माशी बहरान का हम शिकार हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आई नहीं है हुकूमत की तरफ से कि इस बहरान को से निपटने का क्या तरीका उन्होंने इख्तियार किया है। अब तक तो नहीं आई है। उम्मीद है कि जब बजट आएगा जून में तो शायद उस वक्त कुछ हमारे सामने आएगा, लेकिन हुकूमत को 8 महीने होने आए तो अब तक तो ज़रूर एक पॉलिसी डायरेक्शन हो जानी चाहिए थी कि हुकूमत कैसे इस बहरान को से निपट रही है। अच्छा कैसर साहब, इन क्लेम्स को डिनाई किया है असद उमर साहब ने कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं ये IMF के प्रोग्राम में जाने की तैयारी की वजह से बढ़ रही हैं। आपको लगता है कि जो उन्होंने डिनाई किया है वो सही बात है कि रुपया हमारा डीवैल्यू हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है? मेरा ख्याल है इस पर हमें बहस नहीं करनी चाहिए कि हम IMF की वजह से कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं। कि हो रहा है, अवाम अगर कीमत इसकी अदा कर रहे हैं तो अवाम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि IMF के कहने से किया या हमने खुद किया। इससे क्या फर्क पड़ता, अवाम को क्या फर्क पड़ता है? अवाम को तो यही फर्क पड़ता है कि कीमत बढ़ गई। तो कीमत बढ़ रही है और जब तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कम नहीं किया जाएगा तब तक डॉलर महंगा होता चला जाएगा। लेकिन साल 2002 तक जो है हर 100 रुपए के एक्सपोर्ट पे हम 120 से 125 डॉलर का इंपोर्ट करते थे, यानी 20-25% का खसारा था। अब हर 100 डॉलर के एक्सपोर्ट पे 230 डॉलर का इंपोर्ट है, यानी खसारा ही 130% का है। तो ये जब तक खसारा बिलाशुबा बहुत ज्यादा है। कैसर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मशियात डॉक्टर फरूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने तो इनिशियली हुकूमत की पॉलिसीज पर गौर से देखा है, उनके साथ भी काम किया है और आपका ये कहना था कि कर्जों की पॉलिसी पर ज्यादा देर तक मईशत नहीं चलेगी। अब फिलहाल आप कहाँ पर स्टैंड देख रहे हैं हुकूमती मईशत को, और ये जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, प्राइस हाइक नजर आ रही है, महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, कैसे देख रहे हैं आप सारे हालात को? देखिए, दो बातें हो सकती हैं। या तो कोई माशी पॉलिसी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर माशी पॉलिसी कोई है जो हमसे छुपा के रखी जा रही है उसके नताइज मस्बत नहीं निकल रहे हैं। अभी तक पिछले 6-7-8 महीनों में हमने सिर्फ बम फटते देखे हैं। गैस का बम फटा जहाँ पे कोई 140% तक गैस के रेट बढ़ा दिए गए। फिर डॉलर का बम था जिसमें रुपया जो है वो अब 144-145 रुपए की बातें कर रहा है। बिजली का बम फटा जिसमें 40% बिजली के रेट बढ़ा दिए गए। तो अगर माशी पॉलिसी है तो उसके नताइज इस किस्म के निकल रहे हैं तो उस पर नजर षानी करने की जरूरत है। साथ ही दो मेजर इशू जो सामने आ रहे हैं। पहला तो बजट का खसारा है।
जो बढ़ता चला जा रहा है, और उसके अंदर दो अज्जा हैं। एक तो हुकूमत के अखराजात हैं जो लग रहा है ऐसे है कि मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इस साल सिर्फ सूद की मद में जो इजाफी खर्चा हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ेगा वो तकरीबन 500 अरब रुपए का होगा। साथ ही साथ जो आमदन है टैक्स के हवाले से वो बड़ी तेजी से गिर रही है। अभी मेहताब हैदर साहब की पिछले हफ्ते की जो स्टोरी है कि 485 अरब रुपए का नुकसान होगा, शॉर्टफॉल है सिर्फ टैक्स की मद में। तो अगर जो इखराजात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो आमदन गिर रही है, दोनों को जमा कर लिया जाए तो तकरीबन 1 अरब रुपए का। डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात में हंगामी बुनियादों पर हमें ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए जो कि आपको लगता है हुकूमत नहीं कर पा रही? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरू से ही सबको पता है, जो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जो हमारे अखराजात हैं हुकूमत के, जो नुकसानात हैं, आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त जो है वो पावर सेक्टर में आ रहा है और वो तकरीबन 1.6 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, और उसमें किसी किस्म का कोई भी इस्लाहाती कदम जो है वो सामने नहीं आया। इसी तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो PMLN 1100-1200 अरब रुपए का सालाना नुकसान किया करती थी, वही नुकसानात जो है वो जारी हैं। इसी तरह गैस का इजाफी नुकसान जो पहले हमने कभी इतना गौर नहीं किया था, हमेशा बिजली की चोरी के ऊपर फोकस रहता था। मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 2 से 2.5 अरब डॉलर की सालाना गैस इस मुल्क में चोरी हो रही है। तकरीबन उतनी ही गैस हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर चोरी पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से बंद कर सकें तो वो 2-2.5 अरब डॉलर सालाना। बेसिकली वो रिफॉर्म्स जिनका दावा और वादे किए जाते थे, वो रिफॉर्म्स या वो इस्लाहात हुकूमत नहीं लाई है और इम्प्लीमेंट करने में भी फिलहाल नाकाम दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फारूक सलीम साहब और गाली साहब अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क की मईशत के हवाले से हम बात कर रहे थे तो पेट्रोलियम प्राइसेस जो कि एकदम से बढ़ गई हैं, अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करें। कुछ मुल्क की सियासत के हवाले से बात करते हैं तो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे नून लीग ज्वाइन करने की तैयारियां कर रहे हैं। कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का फैसला सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा, ये नॉन इशू को इशू बनाने के मुतरादिफ है। वज़ीर ख़ारिजा ने मुखालिफिन के साथ साथ आज अपनों को भी रगड़ दिया है। कहा कि जहांगीर तरीन की काविशों का कल भी मुतरफ था और आज भी हूं, लेकिन उनके सरकारी इजलासों में बैठने से नून लीग को बोलने का मौका मिलता है। गिलानी साहब के बच्चे अब एक नया फैसला करने वाले हैं। वो क्या है फैसला? वो फैसला ये है, हम आइंदा नून की तरफ शिफ्ट करें, बल्ले पे मोहर लगाकर कल तहरीक इंसाफ को। अल्लाह ने कामयाबी दे दी। बेनज़ीर इनकम कार्ड का नाम तब्दील करना एक नॉन इशू को इशू बनाने के मुतरादिफ है। ये सियासी तौर पर फैसला दुरुस्त ना होगा। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है। तहरीक इंसाफ मैं मानता हूँ, उनकी काविश, उनकी कोशिश, उनकी सलाहियत, उनकी मेहनत, मैं कल भी मोतरफ था और आज भी हूँ। उन्हें खुदादाद सलाहियतें बेपनाह हैं, इज़ अ डूअर, और उनमें सलाहियत है। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिनका पहले ढके छुपे अंदाज में डिस्कस किया जाता था या कयास आराई का नाम देके इनको कवर कर दिया जाता था, तो वो अब मंजर आम पर आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान डिफरेंसेस हमने देखा कि पहले टिकट्स की तकसीम पर भी सामने आए, फिर वजारतों की तकसीम के हवाले से भी इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमने देखा कि सामने आया, और आज शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के ये दोनों बयानात सामने आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद के बाद जहांगीर तरीन भी पीछे नहीं रहे, वो भी मैदान में आ गए और कहा कि जहाँ जाता हूँ इमरान खान की मर्जी से जाता हूँ और उनकी ख्वाहिश पर जाता हूँ, सियासी मामलात पर सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूं। ये कहा गया है। जहांगीर तरीन की जानिब से पाकिस्तान की खिदमत उनका हक है जिसे शाह महमूद कुरैशी समेत कोई भी उनसे नहीं छीन सकता है। तो आज ये आमने सामने हुए हैं ये दो अहम रहनुमा, और जहांगीर तरीन जो कि उनको जलसों में शिरकत के हवाले से जो था शाह महमूद कुरैशी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनका कहना था कि इस तरह से नून लीग को बोलने का मौका मिलता है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब बताएगा, पहले तो ढके छुपे अंदाज में ये डिफरेंसेस सामने आते थे, आज खुल के सामने आ गए हैं। जहांगीर तरीन साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, ये जो इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ऑपोजिशन को कोई सियासी फायदा दे सकते हैं? शायद इस मौके पर ना दे सकें, अभी बहुत इब्तदाई मामला चल रहे हैं और बड़े गहरे मामला हो गए हैं।
पंजाब में एक आदमी के जिम्मे ये काम लगा दिया गया कि वो वज़ीर आला पंजाब के बिहाफ पर किसी जगह भी जाके छापा मार सकता है, चेकिंग कर सकता है, देख सकता है। तो माजी में तो इस किस्म के अख्तियारात इस तरीके से एक्सरसाइज होते हुए नहीं देखे गए थे। इवन ये पिछली हुकूमत जिसको बुरक कहते हैं, ये वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ था। कोई नए तर्ज की हुकूमत ये बन रही है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब फैसले आपको करने हैं जो अहमियत के हामिल हैं, उसमें एक ऐसे आदमी का बैठना जो अजनबी हो, जो मिनिस्टर ना हो, जो इलेक्टेड आदमी ना हो, तो वो अजनबी कहलाता है। अजनबियों को ऐसी मीटिंगों में शामिल करने से इज्तनाब करना चाहिए, ये दुरुस्त है। और शाह महमूद और जहांगीर की लड़ाई से भी बढ़ गई है कि ये इलेक्शन एक जीत गए हैं अपना वहाँ पे मुल्तान साइड का, तो उसका भी असर नजर आ रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता। तो वैसे ही टोटली अगर आप देखें, सारी चीज़ों को देखें, गौर करें, तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। कोई इनको इक़्तिदार में आ तो गए, लेकिन इक़्तिदार में आके जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो उनका रवैया है, वो बड़ा अजीब है। मसलन फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, शहबाज साहब कुछ कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी कुछ कहते हैं, जहांगीर तरीन कुछ कहते हैं और इमरान साहब कुछ कहते हैं। आज इमरान साहब ने जो तनकीद की है तेल की कीमतों में इजाफे की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने क्या कहा है। पता नहीं अप्रैल स्कूल तो नहीं मरसद किया, अल्लाह बेहतर, अभी तक ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। उन्होंने तेल की कीमतों में इजाफे को कंडेम किया। यानी प्राइम मिनिस्टर हैं, तेल की कीमतों के इजाफे को कंडेम कर रही हैं। तो कुछ अजीब किस्म की ये पॉलिटिक्स है। ये माजी में तो नहीं ऐसी देखी गई कि ऐसे उहदों पर जो फाइज लोग हैं वो इस किस्म की बयानबाजी करें। तो इफ्तिखार साहब, ये जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या इख्तलाफात हैं पार्टी को लेकर, आपको लगता है कि पार्टी की डिलीवरी पे, हुकूमत की डिलीवरी पे या परफॉर्मेंस पे भी उसका काफ़ी हद तक असर हो रहा है? हुकूमत वो डिलीवर कर नहीं पा रही जिसका वादा किया था या जो प्लान सामने रखते हैं? डिलीवरी जो है वो 5 साल में उन्होंने वादा किया था, उन्होंने 5 महीने में नहीं किया था। ये एक बात तो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। हाँ, डिलीवरी में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो है ना वो प्रोग्राम होते हैं। अब इनका शॉर्ट टर्म जो प्रोग्राम था उस पर एक क्लियर नहीं है तो क्या था। कभी इनका शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो जाता है कि बेनिफिट इनकम टैक्स जो स्पोर्ट प्रोग्राम है उसका नाम बदल दो। कभी शॉर्ट प्रोग्राम ये हो जाता है कि जो लोग रात को बाहर सड़कों पर सोते हैं उनके लिए कुछ बिल्डिंग बना दो, टेंट लगा के वहाँ पे उनको एकोमोडेट कर लो, चलने की। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो स्कूल बगैर टाट के हैं, बगैर लेट्रिन्स के हैं, बगैर पीने वाले पानी के हैं, उनकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। और शहरों के अंदर जो गंदगी का हाल है वो पहले से बहुत ही बदतर होता जा रहा है, वो उनकी तवज्जो वहाँ पे नहीं जा रही है। कुछ फैसले गवर्नर हाउस में हो रहे हैं, कुछ फैसले गवर्नर हाउस में आके रिहाइश करने वाले जो इमरान खान साहब के जाती दोस्त हैं वो कर रहे हैं। मैं यकीन करें, ये कोई बुराई नहीं मैं कर रहा, ना ही मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। काश कोई ये समझा दे कि ये गवर्नेंस का कौन सा ढंग है और इसको क्या कहेंगे, पार्लियामेंट जमहूरियत कहेंगे या कोई पार्लियामेंट। अच्छा, तो इफ्तिखार साहब, इन दिनों जो बड़े तबसरे सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपनी टीम को रीशफल करने की जरूरत है, आप भी ऐसा समझते हैं? कप्तान को टीम जब चाहे वो रीशफल करे, लेकिन देखें आप एक जो बात समझने की है वो ये देखिए, मसलन आपका सवाल जो है वो जहांगीर तरीन से शुरू हुआ। जहांगीर तरीन एक मुंतखब आदमी नहीं है, उनको अगर मशावरत में लिया जा रहा है, इस पर इतराज शाह महमूद कुरैशी ने किया जो एक मुंतखब आदमी है। अब बहुत सारे लोगों का मैंने तस्करा किया है जो मुंतखब नहीं है लेकिन बड़े अहम फैसले कर रहे हैं या उनको बहुत सारे अहम फैसलों की करने की ताकत दी गई है। ये जो अंदाजे हुक्मरानी है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको याद है कि मरियम पर एतराज हुआ था कि मरियम कैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के वो कुछ पैसों का कोई फंड को कुछ पैसे देने थे किसी को या कोई ऐसी कुछ स्कीम थी, उस स्कीम को चला सकती है। शी इज नॉट इलेक्टेड मेंबर। फिर ये कहा गया कि मरियम कैसे बैठ सकती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उन मीटिंगों में जब नवाज शरीफ नहीं होता तो मीटिंगें कैसे कॉल कर सकती है सेक्रेटरीज की और वो कैसे उनको कर रही है। ये इतराज था और ये जनरल इतराज उसको दिया गया। तो वैसे इतराजात अब उठ रहे हैं इन पर। ये इनको सोचना चाहिए कि सिर्फ 6-7 महीने के अंदर ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। और जहाँ पे गवर्नेंस का तलक है वो तो मैं इनको क्या कहना, कुछ नहीं मैं कहना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि मुझे पंजाब के किसी एक यूनियन काउंसिल में दिखाएं
कि वो यूनियन काउंसिल नवाज शरीफ के दौर के मुकाबले में और शहबाज शरीफ के दौर के मुकाबले में आज बेहतर है। मतलब 7 महीने 8 महीने की यूनियन काउंसिल की सफाई करने के लिए, उसके इंतजामात को संभालने के लिए, उसकी गंदी नालियों को साफ करने के लिए, वहाँ पे प्लांटेशन लगाने के लिए, वहाँ पे जो कवानीन है लोकल बॉडीज के उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि महकमे तो मौजूद है। मेरा ये चैलेंज है इनको कि मुझे कोई ऐसी यूनियन काउंसिल ही दिखा दें जिसको कंपैरिजन में कहा जाए कि देखेंगे ना इस यूनियन काउंसिल में ये तब्दीलियां आ गई हैं। बड़ा लम्हा फिक्रिया है फिलहाल ये हुकूमत वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद साहब, ऐसे हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत वक्त की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, 2 धड़े जो कहा जाता है कि एक शाह महमूद कुरैशी साहब का है, एक जहांगीर तरीन साहब का है, उन धड़ों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और ये चीज़ PTI की परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी हो गई है। कीमत में 3.5 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ओगरा नोटिफिकेशन के बाद ये कीमत 133 रुपये फी किलो हो गई है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ साथ जहां दूसरी चीजें महंगी हुई हैं तो उसका असर अब LPG पर भी पड़ा है और उसकी कीमत में 3.5 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ओगरा का इस हवाले से नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसके बाद अब कीमत LPG की वो 133 रुपये फी किलो हो गई है। और अवाम जो कि ऑलरेडी महंगाई के तूफान की वजह से परेशान है, उन्होंने मजीद मायूसी का इजहार किया है पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के हवाले से, जिसके बाद अब ओगरा नोटिफिकेशन भी आया है और उसके बाद LPG की कीमत 133 रुपये फी किलो हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे राजा उस्मान ताहिर से। जी उस्मान, बताइएगा आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आवाम बिल्कुल महंगाई की लपेट में है। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और आज ओगरा की जानिब से LPG की कीमत में इजाफा किया गया है। LPG वो फ्यूल है जो गरीब तबका इस्तेमाल करता है, जो गैस जिनके यहाँ दस्तयाब नहीं है तो वो लोग LPG इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह LPG की कीमत में 3.5 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्क भर में पहले LPG की कीमत 130 रुपये फी किलो थी, अब इजाफे के बाद 133 रुपये 50 पैसे फी किलो हो गई है। जिस तरह जो घरेलू सिलेंडर है उसमें 41 रुपये फी सिलेंडर इजाफा हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 201 रुपये फी सिलेंडर इजाफा किया गया है। इसका नोटिफिकेशन ओगरा ने जारी कर दिया है और गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का एक और वार कर दिया गया है। इस तरह जो गरीब आवाम का फ्यूल है वो उसको भी महंगा कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा उस्मान। आप हमें अपडेट कर रहे थे पेट्रोल की प्राइस हाइक के बाद अब LPG की कीमत भी उसमें इजाफा हो गया है और 133 रुपये फी किलो के हिसाब से अब ये बिक रही है। कुछ मजीद अहम खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पब्लिक न्यूज रूम में अब आपको बताते हैं कि हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन के गठजोड़ का जोड़ खुल गया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन के मुश्तरका इजलास नून लीग का 1 मैन शो ही रहा। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में नून लीग अकेली ही नजर आई, ऑपोजिशन का इत्तेहाद कहीं नजर न आया। खुर्शीद शाह भी न आए और वीडियो लिंक के जरिए शिरकत का दावा किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने और मुतादिद मामलात पर वजाहत देने का तालिबा ले लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार महमल सरफराज साहिबा। महमल, बताइएगा कि हुकूमत की गलतियों की तो हम निशानदेही करते रहते हैं, लेकिन इन गलतियों के बावजूद भी ऑपोजिशन अभी तक यकजा होते हुए हमें नजर नहीं आ रही। देखिए, मसला ये है कि ये इस वक्त जो है ऑपोजिशन जो है वो भी जाहिर बात है देख रही है कि क्या हो रहा है। वैसे तो खैर इन्होंने ये बात की है, मुझे लगता है ऐसे नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस दफा कोई डिच कराने की सोचेगी। ये यूजुअली हमने देखा है कि नून लीग मोस्टली इस तरीके की चीजें करती है कि जब पीपल्स पार्टी हाथ आगे बढ़ाती है तो वो पीछे हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी जरूर ये किया है, बलूचिस्तान असेंबली के केस में देख लिया, सेनेट के केस में। जी बिल्कुल, मैं वही आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सेनेट असेंबली के केस में देख ले, सेनेट के इलेक्शंस के केस में देख ले, बलूचिस्तान असेंबली में देख ले, उसके अलावा जब वजीर आजम का इलेक्शन होना था तब देखें, जरूर पीपल्स पार्टी ने भी किया होगा। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग जो यकजा इसलिए नजर आ रही बिकॉज एक डिस्ट्रस्ट है दोनों में। दोनों को ऐसा लगता है कि ये ना हो कि हम हाथ आगे बढ़ाएं और फिर दूसरी पार्टी को डील कर लें। जो डील की बातें हो रही हैं, जो NRO की बातें हो रही हैं, उसकी वजह से उनको एक खौफ भी है एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रही है ऑपोजिशन को। देखिए, ऑपोजिशन कभी भी उस तरीके से इकट्ठी ना होती अगर गवर्नमेंट उनको इतना दीवार से ना लगाती। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये ऑपोजिशन पार्टीज एक दूसरे से हट गई। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो किस तरह से मियां साहब को जेल मिलने गए, उनका अपना एक इनिशिएटिव था ये।
तो वो एक बहुत बड़ी चीज समझी जाती है गालिबन। अगर पीपल्स पार्टी का कोई लीडर, लेकिन मेमल हमने फिर ये भी तो देखा ना कि जब जेल मिलने गए थे तब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नजरियाती सियासतदान कहा था और उसके बाद फिर एनआरओ से लिंक भी जोड़ दिया था नवाज शरीफ साहब की जमानत पर रिहाई को। नहीं, देखिए उसमें उन्होंने इस तरह से कहा था, पहले उन्होंने मुबारक दी थी नवाज शरीफ साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, फिर उन्होंने कहा था कि ये एनआरओ की बातें, जो ये गवर्नमेंट इस तरह की बातें कर रही है ना कि हमने एनआरओ नहीं देना, तो अगर इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी तो फिर गवर्नमेंट इसका क्या करेगी? क्या ये एनआरओ कंसिडर होगा? क्या ये डील या डील कंसिडर होगी? इस तरह की बात थी। बट बात सिंपल सी है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल दे आर गोइंग टू वे, और एक वो वेट भी करेंगे, फिर वो ये भी देखेंगे कि अगली दूसरी पार्टी क्या करिए। नून लीग देखेगी पीपल्स पार्टी क्या करिए, पीपल्स पार्टी देखेगी नून लीग क्या करिए और किस तरीके से आगे चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट इनको इतना तंग कर रही है कि मेरा ख्याल नहीं है, इवन अगर ये बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होते तो ये एक दूसरे को बैक स्टैप भी नहीं करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महमूद सरफराज साहिब, अपनी राय से हमें आगाह करी थी। तो मौजूदा हालात में ऑपोजिशन इकट्ठा होने की कोशिश तो करिए, लेकिन थोड़ा बहुत एतमाद का फुकदान है। आने वाले हालात, आने वाले दिन बताएंगे कि ऑपोजिशन का गठजोड़ वाकई हो पाता है या नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एनआरओ सिर्फ डिक्टेटर और उसके चमचे ही दे सकते हैं और एनआरओ की जरूरत खुद इमरान खान को पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर कौमी असेंबली का इजलास बुलाए, जहां पर पेट्रोल और गैस समेत अहम मामलात पर डिस्कशन की जाए और ऑपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कहता, आप किसी से पूछ लें, ये सारे अफराद खड़े पूछ लें इनसे कि मईशत दिवालिया हो चुकी है, महंगाई का आलम देख लें, कारोबार का आलम देख लें, नौकरियों की हालत देख लें। ये ढकी छुपी बात नहीं है। हम 5 साल देने को तैयार हैं हुकूमत को, लेकिन क्या मुतहम्मल हो सकता है मुल्क 5 सालों का? असल सवाल ये है। 8 महीने के अंदर जिस तरह इस हुकूमत ने अवाम पर बोझ डाला है, उसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह अवाम को इससे बचाया जा सकता है। ना हम किसी डील के कायल हैं, ना किसी और बात के कायल हैं। ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि मैं एनआरओ मुझसे मांगा जा रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा, किसने इमरान खान से एनआरओ मांगा है? क्या इमरान खान ये अहलियत रखता है कि किसी को एनआरओ दे सके? एनआरओ सिर्फ आमिर देते हैं। जब मुल्क में कानून और आईन नहीं होता तो एनआरओ की बात होती है। ये इमरान खान इसके चमचे ज़हन से निकाल दें। एनआरओ ना ये दे सकते हैं, ना किसी ने मांगा है। तो आज फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को और हुकूमती पॉलिसीज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में बूटी माफिया का राज है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं और इम्तहानात में दफ़ा 144 और नकल की रोकथाम के दावे झूठे निकले हैं। बूटी माफिया ने पहले पर्चे से ही अपना काम दिखाना शुरू कर दिया, तो दूसरी जानिब इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन्स का भी खुलम खुला इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में वज़ीर तालीम और ना ही चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के दौरे कारगर साबित हुए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में, फिर इस पर बात करते हैं। कराची समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात का आज से आगाज हो गया। कराची में 3,66,606 तलबा और तालिबात साइंस और जनरल ग्रुप के इम्तहानात दे रहे हैं। इम्तहानात में नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज़ के इतराफ में दफ़ा 144 के तहत फोटोस्टेट की दुकानें बंद करा दी गयी। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात के लिए 365 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं, जिनमें 202 निजी स्कूल और 163 सरकारी स्कूल शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन ने बताया कि सेक्रेटरी स्कूल्स ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अभी तक मुझे स्कूल के बाहर सिक्योरिटी नजर नहीं आई। सेक्रेटरी साहब ने यही कहा था कि सिक्योरिटी नजर आएगी, मगर मुझे तो आज शायद पहला पेपर है, अभी तक तो कोई सिक्योरिटी यहाँ पहुँची नहीं है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का मोबाइल के इस्तेमाल की रोकथाम का दावा भी हवा होता नजर आया। इम्तहानी मराकज़ में खुलेआम मोबाइल फोन इस्तेमाल होते रहे। वज़ीर तालीम भी चंद स्कूलों के दौरे करते हुए चलते बने। चंद स्कूलों में शिकायत सुनी और मसाइल के हल की खोखली यकीन दहानी करते चलते बने।
तो सिंध के हालात अब कुछ ऐसे ही हैं कि अगर पेपर देना हो तो किताब साथ लेकर जाइए, जवाब ढूंढने में अगर मुश्किल है तो हलशुदा पेपर भी दस्तयाब है। टेक्नोलॉजी के दिलदादा हैं तो मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए। सिंध में शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात अमलन मजाक बनकर रह गए हैं। इम्तहानी मराकज़ में नकल के लिए किताबों, बूटी और मोबाइल फोन का खुलम खुला इस्तेमाल हुआ। बूटी माफिया किसी भी रोक टोक के बगैर उम्मीदवारों को किताबें, हलशुदा पेपर्स और दीगर मवाद पहुंचाता रहा। और शिकारपुर में भी आपको बताते हैं कि 9वीं जमात का सिंधी जुबान का पर्चा आउट हो गया और खुलम खुला नकल की जाती रही स्टूडेंट्स की जानिब से। सारे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल खान से। बिलाल, बताएगा ये क्या कुछ होता रहा है सिंध में? इतनी भी क्या जहमत करनी पड़ी कि पेपर्स लें स्टूडेंट्स से, उनको जाके घर जाके उनकी ट्रॉफीज ही दे आते? जी बिल्कुल, देखें आज पहला पर्चा था और तमाम तर दावे जो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। आज जो है इम्तिहान से पहले ही पर्चा आउट हो गया, जिसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है हमें एक देखने में मिला जिसमें जो है पेपर हलशुदा जो है वो तमाम तलबा और तालबात को मैसर रहा। तो आज का पेपर है जिसका दावा कर रहे थे चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कि हम जो है चीटिंग के हवाले से तमाम तर इक़दामात को जो है अहम देख रहे हैं और तमाम चीज़ों पर मद्देनज़र हमने रखा हुआ है। लेकिन अभी तक जो हमने देखा आज पहला पेपर था और तमाम चीटिंग जो है वो तलबा तालबात की जानिब से की गई। मोबाइल के ज़रिए भी चीटिंग का अमल जारी रहा। दूसरी जानिब जो है किताबों के ज़रिए भी बच्चों की जानिब से चीटिंग की गई। जो मराकज़ बनाए गए उनमें 365 मराकज़ बनाए गए कराची भर में, जिसमें 202 निजी जो स्कूल थे उनमें मराकज़ कायम किए गए। दूसरी जानिब जो है 163 के करीब सरकारी स्कूल थे जहां पर बूटी माफिया का राज रहा है और खुलम खुला नकल करते रहे स्टूडेंट्स। ये बताएगा कि हुकूमत ने अब आने वाले इम्तहानों के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की है कि इस चीटिंग को कंट्रोल किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इस तमाम तर वाक़े के बाद नोटिस भी लिया गया और तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको सही करने के लिए भी इक़दामात जारी किए गए। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है, हर दफ़ा ये तमाम तर इक़दामात किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से भी। उसके अलावा मैट्रिक बोर्ड की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी ये कहा जाता है कि तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा है और ये जो चीटिंग हो रही है इसको भी जो है रोकथाम के लिए अहम इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन आज एक पहला पेपर था और पहले ही पेपर में तमाम तर दावे जो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस इंतजामिया की जानिब से किए गए थे वो तमाम के तमाम धरे रह गए। आज चीटिंग जो है मोबाइल के जरिए भी की गई। उसके अलावा जो तलबा तालबात थे वो बुक्स लेकर भी जो है चीटिंग का अमल करते हैं जानिब से किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। आज पहला पेपर था और खुलम खुला चीटिंग की गई है स्टूडेंट्स की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं कि आज वहां पर बूटी माफिया का राज रहा है और खुलेआम चीटिंग की गई है और तालीमी निज़ाम अमलन मजाक बनकर रह गया है। एक अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बारे में आपको बताते हैं। तो 27 फरवरी का वाक़या तारीख का हिस्सा बन चुका है। ISPR के मुताबिक 2 भारतीय जहाज़ों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो उन्हें पाक फिजाया ने निशाना बनाया। इन 2 भारतीय जहाज़ों को F-16 ने निशाना बनाया। JF-17 ने ये सवाल बेमानी है। पाक फिजाया ने दोनों जहाज़ों को अपने दिफा में मार गिराया और अगर F-16 इस्तेमाल हुआ तब भी 2 इंडियन जहाज ही निशाना बने, ये कहा गया है ISPR की जानिब से। मज़ीद जानते हैं सलमान अली अवान से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत की कहानी तो झूठ से शुरू होती है, झूठ पर खत्म होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसका न सिर्फ सबूत पेश किया बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया भी कि पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे जो मार गिराए हैं। भारत की तरफ से जो हालिया पाक भारत की कशीदगी थी उसमें F-16 हथियारों के इस्तेमाल का जो मामला है उसको लेकर इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत जो है बहुत सारी बातें जो है झूठी सच्ची उनको उछाल रही है। लेकिन ISPR इस हवाले से बिल्कुल 2 टोक मौक़िफ़ ये कि 27 फरवरी का वाक़या जो है वो तब तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान ने अपनी हदूद से अपने तैयार करदा JF-17 ठंडे तैयारों की मदद से अपने दिफा में कार्रवाई की और इस दिफाई कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारों को जो है वो मार गिराया, जिसका सबसे बड़ा सबूत जो है भारत का विंग कमांडर अभिनंदन था और उसका तैयारा था जिसका मलबा पाकिस्तान की जानिब गिरा, जबकि दूसरे तैयारे का मलबा जो है वो इंडियन LOC के पार जो है मकबूजा कश्मीर में गिरा। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की उसका सबूत भी पेश किया और दुनिया को दिखाया भी। अब भारत चाहे जो मर्जी कहे कि F-16 तैयारे का इस्तेमाल करके उसके तैयारे जो है वो मार गिराए गए या JF-17 ठंडा तैयारों का इस्तेमाल हुआ, ये सवाल जो है वो बिल्कुल बेमानी हो चुका है। असल चीज ये है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की, अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए JF-17 ठंडा तैयारों का इस्तेमाल किया और भारत के 2 तैयारे जो है वो मार गिराए। मौक़िफ़ आया है ISPR की
जानिब से बहुत शुक्रिया। आपका ब्यूरो इंचार्ज सलमान अली अवान हमें अपडेट कर रहे थे। ISPR का ये कहना है कि 27 फरवरी का वाकया अब तारीख बन चुका है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की तब्दीली के मामले की भरपूर मुखालिफत करने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने यह मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला किया है। मजीद क्या हिकमत अमली होगी पीपल्स पार्टी की, जानेंगे अपने नुमाइंदे फारूक नवाज से। फारूक, बताइएगा क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी? से पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट में जो पार्लिमानी लीडर है पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान, उसने जो है वो तारीख जमा कराने का फैसला किया है। इस हवाले से उन्होंने राजा जफर हक से रब्ता किया है और जो कायदे हिज़्बे इख्तलाफ हैं सेनेट में मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और पीपल्स पार्टी ने भरपूर मुखालफत का फैसला करते हुए कौमी असम्बली और सेनेट में दोनों जगहों पर जो है वो मुखालफत करने का फैसला कर लिया है। कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह जो है वो खास तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के हवाले से तारीख लाएंगे, जबकि शहरी रहमान जो है वो सेनेट के हवाले से अपनी हिकमत अमली मुकम्मल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का यह कहना है कि वो बेनज़ीर भुट्टो का नाम तब्दील करने के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट के अलावा हर फोरम पर जो है वो हुकूमत की मुखालफत करेंगे और उनको ये नाम तब्दील नहीं करने देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फारूक नवाज। आप हमें बता रहे थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, एक इशू बन गया है, एक नॉन इशू बेसिकली इशू बन के सामने आ रहा है, उस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी हिकमत अमली तैयार करी है कि पार्लियामेंट में इस मामले को भरपूर तरीके से उठाया जाएगा। पब्लिक न्यूज़ रूम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।